आज हम उदारवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। उदारवाद अपने आप में बहुत ही व्यापक विचारधारा है और एक विचार श्रृंखला है और ये लंबे समय से विकसित है और समय समय पे इसमें परिवर्तन और विकास निरंतर होता रहा है। और ये एक ऐसी विचारधारा है जो अत्यंत लचीली भी है और गतिशील भी है। इसीलिए विभिन्न संकटों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज तक इस विचारधारा का उतना ही प्रभाव है। सर्वप्रथम उदारवादी विचारधारा का अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे कि उदारवादी विचारधारा का तात्पर्य क्या है। इस उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या चिंतन किया जाता है। मूलतः लिबरल विश्लेषण से तात्पर्य स्वतंत्रता से है। किसी भी तरह से किसी भी दास्ता में न होना या पूरी तरह से स्वतंत्र होना। इस प्रकार इसका अर्थ स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से है। यह विचारधारा आधुनिक युग की प्रभावी विचारधारा है, लचीली एवं गतिशील है और इसीलिए विभिन्न संकटों चुनौतियों का सामना करते हुए आज भी प्रभावशाली है। इसको हम किन्हीं विचारों या कालखंड में निर्धारित नहीं कर सकते। यह एक व्यापक एवं सतत विकसित विचार श्रृंखला है। यह एक जीवन दर्शन है जो पूर्णतः मानव प्रवृत्ति पर आधारित है। प्रत्येक प्रकार की निरंकुशता की विरोधी है, चाहे वो सामंतीय निरंकुशता हो, चर्च या पोप की निरंकुशता हो या किसी भी तरह की आर्थिक पराधीनता हो। इसमें व्यक्तिवाद एवं लोकतंत्र के आदर्शों का समर्थन एवं समर्पण है, अतः इसे एक निश्चित अर्थ प्रदान करना कठिन है। यह व्यक्तिवाद एवं लोकतंत्र का पर्यायवाची भी नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिवाद एवं लोकतंत्र का सम्मिश्रण है। यह परिवर्तन को अपनाने वाली एवं व्यक्ति को साध्य मानने वाली, सामाजिक कल्याण के प्रति समर्पित और व्यक्ति की स्वतंत्रता का सामाजिक कल्याण व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक कल्याण के लिए सीमित करने वाली विचारधारा है। उदारवाद व्यक्तिवादी, लोकतंत्र एवं समाजवाद के मिश्रण के रूप में विकसित पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा कही जा सकती है, क्योंकि इसका जो विकास क्रम है उसमें इन सभी प्रकार की विचारधाराओं के जो विभिन्न मान्यताएं हैं उनका समावेशन है। उदारवाद की अगर हम मुख्य मान्यताओं को देखें तो यह व्यक्ति की सर्वोच्चता अर्थात व्यक्ति को सर्वोच्च मानती है और व्यक्ति की उस सर्वोच्चता को मानने के लिए उसकी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखती है। तो यानी व्यक्ति की सर्वोच्चता व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है, तार्किकता विवेक में इसकी आस्था है, न्याय में आस्था है और सहनशीलता अर्थात बहुलवादी समाज की समर्थक है। सीमित शासन या मुक्त विकल्पों का असीमित क्षेत्र हो इस बात में की आस्था रखती है। कानून के शासन में विश्वास करती है। स्वतंत्र प्रेस और प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं में विश्वास रखती है। तो इस प्रकार हमने उदारवादी व्यवस्था के अर्थ को या उदारवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है इसको संक्षेप में समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उदारवादी व्यवस्था का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, अब हम उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि उदारवाद की जो ये विचारधारा है इसके पनपने के क्या ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं। उदारवादी विचारधारा को 18वीं शताब्दी में के बाद से 19वीं शताब्दी के अंत से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है और इसे प्रबोधन काल भी कहा जाता है। यह मध्ययुगीन व्यवस्था के प्रति एक प्रतिक्रिया थी। इसमें ईसाई व्यवस्था में जो व्यवस्थाएं थी उन्हें अस्वीकृति करने की मान्यता भी थी। यद्यपि पुनर्जागरण काल में ये शुरू हो गया था और पुनर्जागरण भी उदारवाद के उदय का कारण है। जब पुनर्जागरण के अंतर्गत मध्ययुगीन
जो अंधविश्वास थे, रूढ़िवादिताएं थीं, उनको नकारना शुरू हो गया था और विवेक और तर्क संगतता के आधार पर मान्यताओं को समर्थन मिलने लगा था। तो इस प्रकार पुनर्जागरण की शुरुआत भी पुनर्जागरण के जैसे ही पुनर्जागरण शुरू होता है तो उदारवादी विचारों का भी जन्म होने लगता है और इसमें तार्किकता और विवेक के आधार पर चीज़ों को समझने और उनका समर्थन करने की प्रक्रिया शुरू होती है। वैचारिक रूप से हम देखें तो उदारवाद धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों पक्षों के प्रति एक विद्रोह था। मध्य युग के अंतर्गत जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी, जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी और जो राजनीतिक स्वरूप था, वो इन तीनों ही क्षेत्रों के अंतर्गत निरंकुशता थी, शोषणकारी प्रवृत्तियां थी, पराधीनता में रखने की प्रवृत्तियां थी। इसके कारण इन विचारों का अत्यधिक विरोध हुआ और उसके विरुद्ध विद्रोह के फलस्वरूप ही उदारवादी विचारों ने जन्म लिया। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के अंतर्गत मार्टिन लूथर किंग ने धार्मिक कार्यों के लिए चर्च या पोप के आदेशों की बाध्यता को अस्वीकार किया और ये माना कि धार्मिक कार्यों के लिए चर्च की या पोप के आदेशों की बाध्यता नहीं है। एक ईसाई को अपने एवं ईश्वर के मध्य संबंध को स्थापित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, ना ही पोप की और ना ही चर्च की। इसी प्रकार आर्थिक जो दृष्टिकोण था, इसके अंतर्गत इस समय की जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, मध्य युग में व्यापार, वाणिज्य आदि पर भी प्रतिबंध था और ये उपभोगवादी न हों, नैतिक हों, इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, सामंतीय व्यवस्था थी और सामंतों का आधिपत्य था और सामंतीय व्यवस्था पूरी तरह से शोषणकारी थी और कृषक सामंत के अधीन थे और उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तो इस प्रकार ऐसी जो आर्थिक व्यवस्था थी जो सामंतवादी थी, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध थे, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अंतर्गत स्वतंत्रता नहीं थी और किसी न किसी रूप में वो पराधीनता में ही थे। तो अतः इस व्यवस्था के विरुद्ध फ्री ट्रेड का विचार आया कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से आर्थिक कार्य करने की स्वतंत्रता हो, धर्म, पोप, चर्च का प्रतिबंध न हो, सामंतों का प्रतिबंध न हो, मनुष्य अपनी आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने में स्वयं सक्षम हो। तो इस प्रकार इन सब प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप एक नई चेतना और नए विचारों का जन्म हुआ। अर्थव्यवस्था इस समय ये माना जाने लगा, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो मध्य युग के बाद जो भी विचारक हुए उसके अंतर्गत उन विचारकों ने ये माना कि अर्थव्यवस्था के स्वयं स्फुट नियम हैं और राज्य इसमें हस्तक्षेप न करें। आर्थिक क्रियाएं स्वयं अपने हिसाब से अपने आप को संचालित करती हैं मांग और पूर्ति के माध्यम से और उसके आधार पर उसके नियम संचालित होते हैं। इस समय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी यानी योग्यतम को जीवित रहने का अधिकार है का विचार पनपा। लेजर फेयर की नीति पनपी अर्थात हस्तक्षेप, आर्थिक क्षेत्रों में राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर, वर्किंग ऑफ इकोनॉमी की बात की और अनरेगुलेटेड सोशल ऑर्डर की बात की। तो एडम स्मिथ ने कहा कि आर्थिक कार्य में राज्य ज़्यादा हस्तक्षेप न करे। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, यानी योग्यतम को जीवित रहने का अधिकार होना चाहिए और राज्य हस्तक्षेप न करे। औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, तो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत नया पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हो रहा था और उसके अंतर्गत नई व्यवस्थाएं जन्म ले रही थी जो पुरानी आर्थिक व्यवस्थाओं को बदल रही थी। तो इस प्रकार उदारवाद के पनपने में इस प्रकार की पृष्ठभूमि थी जिन्होंने
उदारवादी विचारों को जन्म दिया, उनको विकसित किया। सामाजिक स्तर पर भी मध्ययुगीन समाज स्टेटस आधारित था, यानी समाज में कुछ लोग ऐसे थे जिनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता था और आम जनता उनकी निरंकुशता या उनकी अधीनता में रहती थी। जन्म आधारित थी, शोषणकारी थी, अत्याचारी थी, पुरातनपंथी थी। अतः इस समय की परंपराओं और विचारों का विरोध हुआ और उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन, विरोध और पुरानी कस्टम्स एवं ट्रेडिशंस को बदलने के लिए या उनके विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ मुखरित हुई। इस प्रकार जो पृष्ठभूमि उदारवाद के लिए उत्तरदायी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो इस प्रकार की थी। इस समय कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध या सामाजिक समझौते का विचार आया। परंपरागत मान्यताओं को परित्याग करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में मध्य युग के बाद निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी। डिवाइन राइट ऑफ किंग का विचार प्रचलित था। इन सब के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न हुआ। इनके विरुद्ध सीमित या संवैधानिक शासन का विचार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार, जिसमें जनता ने शासक को शासन करने की सत्ता दी, अनुबंध के आधार पर ये सब व्यवस्थाएं स्थापित हुई। सहमति का विचार आया। ट्रस्ट का विचार है कि शासक एक संरक्षक की भांति कार्य करे। लॉक ने कहा कि शासन जनता की सहमति पर आधारित हो, राज्य ट्रस्ट के रूप में कार्य करे, जनता को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो। लॉक ने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता जैसे प्राकृतिक अधिकारों की बात कही और जनता को प्रतिरोध का अधिकार, राज्य सरकार की नई धारणा, ये सब चीज़ें विकसित हुई। तो इस प्रकार उदारवादी विचारधारा की पृष्ठभूमि ये थी जिसने उदारवाद को जन्म दिया। और इस प्रकार उदारवादी विचारों का प्रचार प्रसार हुआ और इसमें ये माना गया कि स्टेट का रोल एक नाइट वॉचमैन का है, एक प्रहरी का है, इससे ज़्यादा नहीं। व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, इसलिए राज्य की भूमिका सीमित है और वो राज्य के आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप न करे। यूरोप में, अमेरिका में, अन्य देशों में इसका प्रभाव पड़ा और विभिन्न क्रांतियों के माध्यम से इन उदारवादी विचारों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। जैसे इंग्लैंड में 1688 की क्रांति हुई और इस पर जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर के चिंतन का प्रभाव था और यहाँ पर प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं, मताधिकार और राजतंत्रीय व्यवस्थाओं के विरुद्ध विद्रोह हुआ और प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया। फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचार आया। वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का इस क्रांति पर प्रभाव पड़ा और वहाँ पर भी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया गया। अमेरिका में 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा हुई। 1789 का संविधान बना। जेफरसन, मेडिसन के विचारों का इन पर प्रभाव था, जिन पर लॉक और मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव था और बाद में मैकाइवर के विचारों का भी प्रभाव पड़ा और प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार हमने उदारवाद के लिए जो उत्तरदायी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसको देखा और उसके बाद किस तरह व्यवस्थाओं को प्रभावित किया इसको भी हमने देखा। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं हम उसको देखेंगे। उससे पहले हम संक्षेप में उदारवाद के दो प्रकार से विश्लेषित किया जाता है, नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद मुख्यतः मुक्त व्यापार, समझौते पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य का बिल्कुल हस्तक्षेप न हो, इसको मान्यता प्रदान करता है। वस्तुतः पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। लेकिन सकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत राज्य को आवश्यक बुराई न मानते हुए एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था के रूप में चित्रित किया है और राज्य को लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद की जब व्यवस्था आती है तो स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था ने के कुछ अपने दोष निहित हो जाते हैं
और उसके अंतर्गत उन दोषों को दूर करने के लिए आवश्यक समझा जाता है कि राज्य उस आर्थिक असमानता की खाई को कम करने के लिए राज्य खुद से कुछ कार्य करे और जो निर्धन लोग हैं उनके लिए विशेष योजनाएं चलाएं। नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद में मुख्य अंतर प्रतिबंधों की मात्रा के आधार पर है जो मानव की स्वतंत्रता पर आरोपित किए जाते हैं। नकारात्मक उदारवाद पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक रहा है जिसने समाज में असमानता की खाई को बढ़ा दिया एवं शोषणकारी और शोषित वर्गों को जन्म दिया। अतः इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या इसमें सुधार के लिए सकारात्मक उदारवादी व्यवस्था या आधुनिक उदारवादी व्यवस्था का विकास होता है। इस नकारात्मक उदारवाद को दूर करने के लिए ही के प्रभावों को दूर करने के लिए ही 1943 में इंग्लैंड में बेवरिज रिपोर्ट में बेरोजगारी, बीमारी, भुखमरी, अज्ञानता, निर्धनता जैसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए राज्य की कार्यवाही की प्रबल शब्दों में सिफारिश की गई और उस समय एटली सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया और इस प्रकार से ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ और यहीं से ब्रिटेन को ही कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब हम इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। उदारवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका हम संक्षेप में विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत इस प्रकार देख सकते हैं। उदारवाद सार्वजनिक कल्याण पर आधारित है, मानवीय विवेक में आस्था रखता है, व्यक्ति को साध्य, राज्य को साधन मानता है, सीमित शासन में भी विश्वास करता है, संवैधानिक शासन का समर्थक है, समाज में क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से समाज का विकास करना चाहता है, आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है, रूढ़ियों परंपराओं का विरोधी है, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास है, राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थक है, निरंकुश अधिनायकतंत्रीय निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोधी है, उसको स्थान पर राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित कर प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहता है या प्रजातंत्र में या प्रजातंत्रीय जो विचार है उनमें इसकी आस्था है, राज्य का उचित हस्तक्षेप हो और कल्याणकारी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में विश्वास करता है। साथ ही उदारवाद की अपनी कुछ मुख्य मान्यताएं हैं। यह तर्क और विवेक में आस्था रखता है, व्यक्ति को सर्वोच्चता देता है, उसकी स्वतंत्रता में विश्वास करता है और बहुलवादी समाज का समर्थक है। तो इस प्रकार हमने देखा उदारवाद का जो उदारवादी विचारधारा है उसके अर्थ को, उसकी व्यवस्था को देखा कि किस प्रकार ये कार्यरत रहती है, उदारवाद के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन होता है, उदारवाद की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, क्यों ये अस्तित्व में आई और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। धन्यवाद।